नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे संधि। संधि जो टॉपिक है बेहद सरल है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं बच्चे। और संधि कक्षा 6 से लेकर आगे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहां तक आपके काम में आती है। अब जैसे मान लीजिए 10th क्लास के लेवल से देखते हैं अपन, तो संधि जो है वो 4 नंबर की 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब अपन पहले देखते हैं कि संधि की उत्पत्ति कैसे हुई, संधि की परिभाषा क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सम उपसर्ग पूर्वकात् दा धातो उपसर्ग दो की इति सूत्रेण, यह एक सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से की प्रत्यय कृत संधि रीति शब्दों निष्पन्न है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, सम उपसर्ग दा धातु और की प्रत्यय इन तीनों का जो मेल हुआ, उस मेल को हम संधि कह सकते हैं, या उस मेल के कारण संधि शब्द का निर्माण हुआ। तो ये हो गई आपकी संधि की उत्पत्ति। यानी आपसे कोई पूछे कि संधि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हालांकि 10वीं क्लास तक का कुछ नहीं है, लेकिन आप आगे जाकर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो तो उसमें पूछ सकते हैं कि संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो वहां आपके नंबर आपको मिलेंगे। संधि शब्द से परिभाषा, तो संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है, वर्ण संधानम संधि, अर्थात द्वयो वर्णयो परस्पर यतः संधनम मेलनम वा भवति तत् संधि रीति कथ्यते। यानी सामान्य भाषा में कहे तो दो या दो से अधिक स्वरों या व्यंजनों के मेल से या आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन संधि कहते हैं। तो ये हो गई संधि की परिभाषा। अब जैसे मान लीजिए संस्कृत जो व्याकरण है उसका संपूर्ण आधार है महर्षि पाणिनीय। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या परिभाषा रही, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार परिभाषा रही कि परः सनिष्कर्ष संहिता, अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कि वर्णों की आपसी निकटता को ही संस्कृत व्याकरण में संहिता कहते हैं, और संहिता को ही संधि विषय के रूप में काम में लिया जाता है, या संहिता विषय में ही संधि कार्य सिद्ध होता है। अब चलते हैं अपन संधि के भेद, यानी संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो आप सभी जानते हो सामान्यतया मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की संधि मानी जाती है। उसमें से पहला प्रकार होता है स्वर संधि या अच संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि या हल संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब जैसे मान लीजिए स्वर संधि जो होती है, अब स्वर संधि जो होती है इसको अपन हल संधि अच संधि भी कहते हैं। अब अच संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि अच जो होते हैं अचः स्वरः, यानी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो अच प्रत्यार होता है उस प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले सभी जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसलिए इनको अपन स्वर या अच संधि कहते हैं। ऐसे ही व्यंजन में जो हल प्रत्याहार होता है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और जहां पर विसर्ग का प्रयोग होता है वो विसर्ग संधि के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। तो अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, और इसके जो भेद इत्यादि जो है दोस्तों। संधि में अपन पढ़ रहे हैं स्वर संधि या अच संधि। अब स्वर संधि या अच संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यानी दो या दो से अधिक स्वरों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर या अच संधि के उपभेद तो मुख्य रूप से अपने सिलेबस के अनुसार इसके मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं।
यानी 10वीं के सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से 6 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। अब इनमें से जैसे अपन पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ शब्द का अर्थ होता है दीर्घ यानी बड़ा होना। तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या रहेगी कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर, यानी मैं आपको बता देता हूं कि संधि का नियम तभी लागू होता है जब अपन शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। जब तक शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है तब तक संधि पर किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता। तो जब तक अपन संधि विच्छेद नहीं कर लेते हैं तब तक अपन बता नहीं सकते कि ये कौन सी संधि हुई है। तो दीर्घ संधि की परिभाषा यानी दो शब्दों के किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर यदि प्रथम पद के अंत में ए, आ, ई, उ और री इनमें से कोई स्वर हो और द्वितीय पद के आदि में, यानी प्रथम पद के अंत में इनमें से कोई हो और द्वितीय पद के आदि में ए, आ, ई, उ और री में से कोई हो, यानी दोनों तरफ समान स्वर में से कोई स्वर हो, तो एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ है। इस सूत्र की सहायता से क्या होता है कि जो प्रथम पद है उसके अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यानी कैसे? जैसे मान लीजिए ए प्लस ए, तो दोनों तरफ क्या हुआ? समान स्वर है, तो ए और ए मिलकर के बन जाएंगे आ। अब इसी तरह जैसे आ और आ हो तो भी बन जाएंगे आ। यदि ए धन आ हो तो भी दीर्घ आ होगा। यदि आ धन ए हो तो भी दीर्घ आ होगा। यानी ये होते हैं समान स्वर। अब समान स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए ए और आ को अपन समान स्वर मानते हैं, ई और ई को अपन समान स्वर मानते हैं, उसके बाद में उ और उ बड़ा इसको अपन समान स्वर मानते हैं, उसके बाद में री और बड़ी री इन दोनों को अपन समान स्वर मानते हैं। तो यदि प्रथम पद और द्वितीय पद में समान स्वर हो तो प्रथम पद के अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर अपन ने उदाहरण देखे। उदाहरण जैसे पहला है मुर अरी। मुर अरी में यहाँ पे क्या है? रे, और रे में क्या है? ए। यानी अपन देखते हैं, पहले इनके टुकड़े कर लेते हैं। तो मु, रे, ए, उसके बाद में ए और उसके बाद में है री। तो अब इनको अपन जब जोड़ेंगे तो जैसे बन जाएंगे मु, रे में ए जोड़ा, नहीं मु रे और इधर ये ए और ए दोनों मिलकर के बन गया आ। तो लिख देंगे मु रे आ और री, मुरारी। तो यहाँ पे ये प्रथम पद के अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ हो गया, अर्थात इस शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ। दूसरा पद देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है दैत्य। तो दे आधा तय और ये को कर देते हैं अपन आधा। तो आगे बचा क्या? ए। आगे क्या है? ए और ए मिलकर के क्या हुआ? आ हुआ। तो यहाँ पे बन जाएगा दैत्यारी। तो ये बन गया जैसे रूप दैत्यारी। उसके बाद जैसे अपन आगे देखते हैं हिमदन आले। इधर ए है और इधर आ है, यानी ए और आ, ए और आ तो बनेगा आ। तो यहां क्या बना देंगे? हिमालय। अब जैसे अगला है, इसमें रत्न। रत्न में ए है और इधर आ है, तो ए और आ हो, यानी ये देख लीजिए ए और आ हो तो आ बन जाता है। तो ऐसे इसमें भी ये बन जाएगा रत्नाकर। उसके बाद में जैसे आ और आ, तो दोस्तों आ और आ हो, जैसे ये लिखा हुआ आ और आ, तो भी दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। तो यहां बन जाएगा विद्यालय। उसके बाद जैसे रवि धन इंद्र, यानी ई और ई है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये दोनों समान स्वर होते हैं, यानी ई प्लस ई
बराबर बड़ी ई बनेगी। उसके बाद में बड़ी ई धन है बड़ी ई, तो भी बड़ी ई बनेगी। उसके बाद यदि एक तरफ छोटी आ जाए एक तरफ बड़ी आ जाए तो भी बड़ी ई बनेगी, क्योंकि ये समान स्वर है। तो अब इस तरह से ही देख लीजिए, ई और ई तो बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ हो जाएगा तो रविंद्र, रविंद्र। उसके बाद में ई और ई, एक तरफ छोटी ई है एक तरफ बड़ी ई है, तो छोटी ई और बड़ी ई समान स्वर है, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा मुंह निस्वर। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे अब कुछ ऊ के उदाहरण है, सॉरी ई के उदाहरण है पहले। जैसे ई, बड़ी ई और बड़ी ई, तो बड़ी ई का बड़ी ई बन जाएगी, दीर्घ हो जाएगी तो श्रीशः। उसके बाद जैसे लघुधन उपाय, तो ऊ और ऊ दोनों सेम होते हैं, समान स्वर होते हैं, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे बन जाएगा ल घु पा और ये लघुपाय। जैसे विष्णुधन उदय, एक तरफ छोटा हुआ एक तरफ बड़ा हुआ, दोनों तरफ छोटे हुए सॉरी, तो यहां बन जाएंगे विष्णुदय, ये बन गया आपका दीर्घ। उसके बाद जैसे बड़ा ऊ छोटा ऊ समान है, तो बन जाएगा वैधुसव। उसके बाद जैसे री वाला, तो री है अपने इसमें भी, तो री होत्री धन रिकार, री और री समान स्वर है तो दीर्घ बन जाएगा, तो हो जाएगा होत्रीकार, होत्रीकार है। मातृधन रिकार, तो बन जाएगा मातृणम। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से स्वर संधि का पहला जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, यानी प्रथम पद के अंत में ए आ ई उ ऊ और री में से कोई स्वर हो, और द्वितीय पद में भी ए आ ई उ और री में से कोई स्वर हो, तो आकाशवाणी दीर्घ सूत्र की सहायता से प्रथम पद के अंतिम स्वर के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो इस तरह से अपन दीर्घ संधि आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नियम जो होते हैं वो तभी लागू होते हैं जब अपन संधि का शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके, क्योंकि अभी कोरोना लॉकडाउन में सभी बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तो इससे संपूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ रूप से तो बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहे। धन्यवाद।